Honorable Member Tejaswa Vasisht. थैंक यू स्पीकर मैडम। मैडम, नज़र को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपए बढ़ाकर आपको 30,001 रुपए की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर हम भी अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें। धन्यवाद। Honorable Member Hima. Thank you, Chair, for the Thank you, Chair, for the recognition. Before anything else, I would like to start with a quote that says, "The erosion of trust of people in the government is the main reason as a threat to our democracy." कहने का अर्थात ये है कि ये विश्वास ही है लोगों का सरकार में जो सूत्रधार है किसी भी लोकतंत्र को महान बनाने का। पर अब विश्वास किया भी जाए तो कैसे किया जाए जब सरकार के स्कैम की लिस्ट ही इतनी लंबी हो कि एक नई वेब सीरीज तक बनाई जा सके। बीट एनटीए स्कैम, बीट जेईई के पेपर बिकना या फिर यूपीएससी के आला अफसरों का पकड़ा जाना। और हमारी माननीय सरकार तो ऐसी है, they pretend that they are working on it. But the fact we all know कि हो तो कुछ नहीं रहा। And they talk about transparency, unbiasedism. What an hypocrites they are. इतना ऐसा कितनी बार हुआ है जब बच्चों ने किसी सर्वे की रिपोर्ट मांगी हो और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आई हो, या आपने कल ही वो रिपोर्ट पेश कर दी हो। How many times have it happened? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महान और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। We have the largest constitution. Even our legal laws are stronger than USA. But where we lack is the implementation of these laws. And the reason? Corruption, political interest. We never know when this precious circle of studies become the vicious circle of political interest. And here, I would like to urge this entire hall that we don't need government. अरे लोगों का तो विश्वास ही नहीं है। जहाँ विश्वास ना हो वहाँ कोई regulatory framework कैसे चल सकता है? When people are dying, when the kids are dying, how can you say कि आप कोई regulatory framework देंगे और लोग उसको अंधाधुन विश्वास करेंगे? Never. We need an independent body. It's an era of specialization. People study child psychology, criminology. For that matter, we can have 2 lawyers who have studied the educational laws very well. And we can have the people like Divyakirti sir, Alakh Pandey sir, who can provide us the regulatory framework, and we can debate that in this parliament. सरकार भी आ गई, लोग भी आ गए, because masses का विश्वास सरकार के साथ तो नहीं है. They trust these people. And we want the trust
we need this independent body. By the way, अगर government इतनी strong हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. Now that's what a government should say. And that's what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे हैं. आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं. At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे. लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है. बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है. ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें. और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी. प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी which people trust, not your vicious cycle of money, sir. Thank you. Honorable Member Sneha Rathore. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. किसी महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत. As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words remind us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation. And that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है. चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं. आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है. क्या ये पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है. जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है. हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें. हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो. अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद.